एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आज मैं इग्नू की जो पाठ्य पुस्तक है BHIC 101, इस विषय का खंड 4 और यह इकाई 13 है। तो चैप्टर नंबर 13 है जनपद एवं महाजनपद। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जनपद क्या होता है, महाजनपद किसे कहते हैं। ठीक है, हम जो नगरीकरण की जो आधार जो है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन आया, फिर उसका जो है वो आधार बना नगरीकरण का, और जो हम जानते हैं द्वितीय नगरीकरण, इस विषय के बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और नगरीकरण के जो हमें पुरातत्व जो सामग्री प्राप्त होती है, चिन्हक, इसके अलावा जो साहित्य में जो है वर्णन किया गया है नगरीकरण का, जो उस समय जो है 6ठी BC में जो नगर उस समय उपलब्ध थे, तो इसके बारे में भी हम जो है इस पुस्तक में पढ़ेंगे। नगरीय केंद्रों का जो सामाजिक स्थिरीकरण है, जैसे कि व्यापार एवं व्यापारी, और जो निवेशक होते हैं, गृहपति किसे कहते हैं, और सेठी, तो ये टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, ये जो समय काल है 6ठी शताब्दी BCE से लेकर के 300 BCE तक, ये जो समय है ये इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ऐतिहासिक इसको समझा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए समाज में, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसके जो है काफ़ी लंबे समय तक उसका जो परिणाम हमें, दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिले। तो 6ठी BCE शताब्दी, अभी हमने पिछला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है उसमें आपने देखा होगा कि नए नए धार्मिक विचार उभरे। उससे पहले इसी समय काल में जो समाज है उसमें कुछ परिवर्तन हुए, जैसे कृषि अधिशेष, लौह जो धातु था उसके बारे में जानकारियां प्राप्त हुई, तो उससे कुछ औजार बने। औजारों की वजह से और ज़्यादा जंगलों को काटना आसान हो गया, तो कृषि की जो भूमि थी उसमें बढ़ोतरी हुई। जब कृषि की भूमि जब ज़्यादा होगी तो लोग जो है उस जो भूमि को संपदा के रूप में रखेंगे, उस पर खेती करेंगे, खेती करके जो है उस पर जो अनाज उपलब्ध होगा उसको बेचेंगे, उसका अधिशेष भंडारण करेंगे, और जो भंडारण अगर करेंगे तो उसको बेचने के लिए एक व्यापारिक जो केंद्र होगा आसपास, वहाँ पे उसको ले जा करके सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो सामाजिक परिवर्तन उस समय होने लगे थे,
इसी में ये जो सामाजिक परिवर्तन जब हो रहे थे तो द्वितीय शहरीकरण भी हुआ साथ साथ, ठीक है। और शहरीकरण किस वजह से हुआ, जैसे कि मैंने बताया जी, जब कृषि संपदा जो है वो अपने चरम पे जाती है और कृषि जब अधिशेष होने लगता है, तब जो है व्यापार जो है उस वहाँ पे फलने फूलने लगता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर व्यक्ति के पास खाने के लिए ही जो है प्रचुर मात्रा में खाद्य उपलब्ध नहीं रहेगा, तो वह व्यापार तो छोड़ो, वो केवल अपने जो है भरण पोषण के बारे में ही सोचता रहेगा कि दिन भर हमें खाना कैसे प्राप्त करना है, शिकार करना है, ठीक है। तो उस तरह के जीवन शैली ही बिताते रह जाएंगे। जब खाद्य सामग्री का अधिशेष संभव हुआ, तब जाकर के जो व्यापार वगैरह है वह बढ़ने लगा। जब व्यापार का विस्तार हुआ तो एक समय के बाद जो है धातु मुद्रा का प्रयोग होने लगा। अब धातु मुद्रा के प्रयोग होने के कारण जो है कई वर्गों का उदय हो गया, जैसे कि अब कई श्रेणियों में, जैसे कि मृदभांडों, सूदखोरी, जनसंख्या वृद्धि, शिल्प और विशिष्टीकरण, लेखन पाठन का ये युग जो है प्रारंभ हुआ। धातु मुद्रा के प्रयोग से क्या हुआ कि पहले जो है बार्टर सिस्टम चलता था, एक सामान जो है के बदले उसी के मूल्य का सामान दिया जाता था, ठीक है। जब धातु मुद्रा चालू होने लगा तो फिर जो है अब जो व्यापारी थे, अब उसमें जो है कुछ जो है धन की जो मुद्रा है उसमें वे कुछ हेर फेर करके मुद्रा जो है संचित करने लगे, ठीक है। जैसे मूल्य बढ़ा देना, ठीक है। और ये जो निर्धारित किया गया है कि इतना आपको देना ही होगा, ये मुद्रा इतने ही मोहरे आपको देनी होगी हमें, तो ये सामान आपको प्राप्त होगा, इस तरह से, ठीक है। और फिर जो है उसी समाज में जो इस मुद्रा को है वह जो है सूदखोरी पे दिया गया। तो इससे जो है जो सूद है, जो है इंटरेस्ट इसको बोला जाता है हिंदी में, सूदखोरी। तो इंटरेस्ट पर भी जो है पैसे से पैसा बनाया गया। तो ये सब चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट में एक समय पर जब इसको लाया गया होगा तो ये अपने आप में एक नया चीज़ होगा, ठीक है। इसके पीछे की जो मानसिकता है साधारण लोग नहीं समझ पाए होंगे। जब धातु मुद्रा जब चला होगा तो धातु मुद्रा की जो है ज़रूरत हर किसी को पड़ी होगी, अपने यहाँ तक कि अपने जो है जो दैनिक दिनचर्या है उनमें जो सामान जो इस्तेमाल होते हैं, हो सकता है कि उनको खरीदने के लिए भी जो है धातु मुद्रा की एक समय में आवश्यकता महसूस हुई होगी। तो लोगों ने जो है इसको अपनाना शुरू किया और फिर इस तरह से देखा गया कि समाज में जो है ये मुद्रा अर्जित करने के लिए कई सारे जो है विशिष्टीकरण होने लगा, ठीक है। जैसे शिल्प से संबंधित हो गया, और भी जो है जो कार्यशैली है जो एक समाज में होना चाहिए, बढ़ई वगैरह टाइप के जो है। इसके अलावा हम ये देखें कि नगरों के उदय से जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, क्योंकि नगरों का जीवन जो है काफ़ी आरामदायक होता है गांवों के मुकाबले, ठीक है। ये ठीक है कि गांव में जो है सुख शांति ज़्यादा होती है, लेकिन नगरों में जो है भोग विलासिता ज़्यादा होता है। भोग विलासिता का मतलब कि आराम दिन भर फरमाना, ठीक है, और अपने जो मनोरंजन की चीज़ें हैं उसमें समय व्यतीत करना, ये नगरों में ज़्यादा प्राप्त होता है। जो भी हमें अद्वितीय नगरीकरण की जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त है, उसमें जो है जो प्राथमिक स्रोत है वह साहित्यिक है और पुरातात्विक है। साहित्य में हमें जो है बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों से कुछ न कुछ इनपुट्स प्राप्त होते हैं। आरंभिक बौद्ध जो शुरू में जो बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उनमें हमें जो है काफ़ी सारे जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा जो मुख्य त्रिपिटक कहलाते हैं, जिसे बोला जाता है बौद्ध धर्म में, 3 पुस्तकों का संग्रह है, जिसे विनय पुटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पुटक। पिछली क्लास में मैंने बताया था विनय पुटक जो है वह नियमों से संबंधित है, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके जो है किस तरह से उनको नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है।
सुत पिटक जो है वह जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं, और अभिधम्म पिटक में जो है धार्मिक जो है उपदेश दिया गया है। तो इन सब में से कुछ न कुछ नगरों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। वैसे तो जनपद कई सारे थे और महाजनपद 16 थे। तो 16 महाजनपदों का वर्णन जो है बौद्ध साहित्य में है। इसके अलावा और भी जगहों पे अलग अलग रूप में इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब हम जानेंगे कि जनपद, महाजनपद और गढ़ संघ में क्या अंतर है। तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है, जन माने व्यक्तियों को बोला जाता है और उनके पैर जहाँ पर पड़े उन्हें पद बोला जाता है। ठीक है, तो जनपद अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जनपद जो है गांवों को बोला जाता था और महाजनपद जो है वह नगरों को बोला जाता था। जनपद से बड़े महाजनपद होते थे। जनपद जो है कुछ गांवों का जो है समूह होता था। महाजनपद जो है वह और भी बड़ा समूह होता था और उसमें नगर भी होते थे। ठीक है, इसके अलावा आप ये जो मुखिया तंत्र है, मुखिया तंत्र से जनपद बना है, मतलब जो है जनपद में स्थानांतरण हुआ। वह कैसे हुआ, जैसे कि पहले जो है गांव के या मुखिया होते थे, मुखिया चुने जाते थे। बाद में क्या हुआ, जब यज्ञ बलि वगैरह जब समाज में दिया जाने लगा तो पुजारी वर्ग और जो राजा है जिनके हाथ में सत्ता होती है, जो यही मुखिया जो उस समय होते थे, वो और ज़्यादा जो है उनके हाथ में जो है कंट्रोल होने लगा और वे शक्तिशाली बनने लगे। आगे चल के वही जो है राजा कहलाए, राजतंत्र कहलाए। और जो पुरोहित वर्ग थे वो पुजारी वर्ग और राजा वर्ग थे, राजतंत्र, इनका दबदबा जो है बढ़ गया और ये समाज में सबसे ऊपरी पायदान पर पुरोहित और राजतंत्र के लोग काबिज हो गए। और उसके बाद में जो नीचे तबके के लोग हैं उसमें जो है एक हमको देखने को मिला कि समाज में ऊंच नीच का एक बहुत बड़ा खाई देखने को हमें मिलती है इतिहास में। इसी तरह जो है ये तो पहला चरण हुआ। ठीक है, अब जनपद, जब जनपद बना तो जनपद से महाजनपदों का, महाजनपद और महाजनपदों से राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, जो जनपद के राजा थे, अब जरा जो राजा होगा अपने राज्य से तो वो हमेशा जो है उसको उसकी सीमाओं को बढ़ाना ही चाहेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं जनपद जो है वो जनपद से बड़े महाजनपद होते थे और जनपद कुछ गांवों का जो है समूह होते थे। ठीक, और महाजनपद जो है उससे भी बड़े समूह होते थे, उसमें जो है नगरी समाज ज़्यादा होता था। तो ये महाजनपद और जनपद दोनों ही अपने राज्यों को बढ़ाने का प्रयास करते थे। अब हम समझेंगे कि गढ़ राज्य, ये गढ़ संघ किसे कहते हैं। गढ़ संघ बेसिकली इसे बोले, जैसे कि अब जो शब्द होता है राजतंत्र, राजतंत्र में एक ही परिवार का जो है वह वंशावली चलेगी उस जगह के शासन में। लेकिन जब यह राजवंश जो है इसका जो दायरा जो है बढ़ जाता है, यानी कुछ जो है संघ में कुछ ऐसे परिवार या कुछ ऐसे जो है जातियां रहती है, मान के चलिए कि क्षत्रिय वर्ग ही है लेकिन अलग अलग कुलों से के क्षत्रिय जो है एक संघ बनाते हैं और फिर उनमें से चुनाव किया जाता है कि अब जो है नेक्स्ट राजा कौन बनेगा या नेक्स्ट शासक कौन बनेगा। तो जो संघ होगा, गढ़ संघ, उसमें से जो भी लोग होंगे वो अपने अपने जगह के तो शासक होंगे, मतलब जो है मुखिया टाइप के, और उनमें से एक जो है सबका राजा चुना जाएगा। तो इस तरह से जो प्रणाली चलती थी इसे गढ़ संघ बोला जाता है। 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों के नाम याद होना चाहिए, अदरवाइज ये जो प्रश्न अगर एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा आपको प्रश्न पत्र में तो ये प्रश्न करना मुश्किल होगा इसका आंसर देना, अगर 16 जो महाजनपद है वह याद नहीं है। तो 16 महाजनपदों के नाम याद होना चाहिए। अगर आप इसको रिलेट कर पाएँ कि अब ये जो है ये किस, मतलब अभी जो हमारे पास राज्य है वो किस राज्य से मैच करता है। ठीक है, और अगर इसकी राजधानी आपको याद हो सके तो ये और भी अच्छा है। तो सबसे पहले अंग,
यह जो है पूर्वी बिहार के जो भागलपुर क्षेत्र है मुंगेर जिले का, उसमें उसको अंग राज्य के रूप में पहचाना गया है। और यह गंगा नदी और चंपा नदी के संगम पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, इतना ही याद रखिए और बस, इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी संघ के ऊपर, जब महाजनपद के ऊपर पूछा जाएगा तो महाजनपद जो है 16 है। आप जब 16 जनपदों के बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे तो काफ़ी सारा हो जाएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से इतना ध्यान रखिए। और मगध, दूसरा है मगध जनपद, महाजनपद। यह 14वीं शताब्दी BC तक जो है मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। और यह मगध जो जनपद है, आज के वर्तमान में जो पटना और गया जिले जो है, इसको मिलाकर के जनपद बनता है मगध। ठीक है, और यह उत्तर, पश्चिम और पूर्व में, उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में चंपा नदियों से, और दक्षिण में इसके जो है विंध्य पर्वतमाला है। तो ये मगध जो है, मगध उत्तर में गंगा से घिरा है, पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है और पूर्व में इसके चंपा नदी है, और जो दक्षिण है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है गिरिव्रज है, जिसे राजगृह कहा जाता था। आज के डेट में इसको राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है।